नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रदीप मिश्रा। आज मैं लेकर आया हूं पिछले 10 दिनों की रियल एस्टेट सेक्टर की 10 बड़ी खबरें। जी हां, यही एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको उस पे एनालिसिस, रियल एस्टेट में क्या हो रहा है उसका एक एनालिसिस का प्लेटफॉर्म है ये, जहां ऑथेंटिक न्यूज़ और अच्छे एनालिसिस के साथ आपको बताई जाती है कि आखिर ये खबर हमारी प्रॉपर्टी बाइंग पे क्या असर डालने वाली है। तो बने रहिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो आपके लिए समझना और सुनना दोनों बहुत ज़रूरी है। और अगर इन खबरों से आप अपने डिसीजंस को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अल्टर कर पाएँ तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा हो सकता है। इससे पहले कि आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और फ्यूचर में रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहां हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर, सुप्रीम कोर्ट का गेम चेंजिंग ग्रीन क्लियरेंस डिसीजन। 5 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक रेवोल्यूशनरी फैसला लिया जो 493 रुके हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के लिए रास्ता साफ कर देता है। अब 20,000 से 1,50,000 स्क्वायर मीटर के प्रोजेक्ट का केवल स्टेट लेवल इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत होगी, सेंट्रल क्लियरेंस की जरूरत अब नहीं होगी। इससे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, पुणे या ऐसे बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहां पर बहुत सारे अपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल लेवल इन्वायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से बहुत टाइम लेते हैं, उन पे असर पड़ेगा। अकेले पुणे और मुंबई की बात करें तो 70,000 यूनिट्स को तुरंत राहत मिलती है। ये बड़ी खबर है और ये डिसीजन प्रोजेक्ट अप्रूवल टाइमलाइंस को 24 से 30 महीने से घटाकर 12 से 18 महीने कर देगा, क्योंकि टाइम इतना लग जाता है नेशनल लेवल की क्लियरेंस के लिए, तो जिससे कहीं ना कहीं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, क्योंकि डेवलपर ने तो लैंड खरीद ली, अब उसके ऊपर जितना डिले है उस पर कहीं ना कहीं उसका इंटरेस्ट उसके अंदर ऐड होता रहता है, और जिसका कोई यूज़ नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट की डिले का नतीजा है। तो अब उसे घटाकर अब स्टेट लेवल की क्लियरेंस एक लिमिट तक कर दी गई है। तो बहुत सारे छोटे प्रोजेक्ट्स अब स्टेट लेवल पे ही इन्वायरमेंटल क्लियरेंस द्वारा क्लियर हो जाएंगे, सब्जेक्ट टू कंडीशंस। स्पेशली इससे कॉस्ट रिडक्शन होगी अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में। जी हाँ, उनको अब बड़ी राहत मिल सकती है। और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट का फ्लो बढ़ सकता है, क्योंकि टाइमलाइन की वजह से कई बार लोग इसमें थोड़ा सा पीछे हिचकते भी थे, लेकिन जो जो टाइम लिमिट कम होगी अप्रूवल्स की, उतना एक किसी भी इन्वेस्टर का या एंटरप्रेन्योर का उसमें घुसने का मन ज़्यादा करता है। दूसरी बड़ी खबर, महाराष्ट्र हाउसिंग पॉलिसी 2025 का हिस्टोरिकल लॉन्च। जी हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अपनी एम्बिशियस हाउसिंग पॉलिसी 2025 माझे घर माझा अधिकार लॉन्च की है। इस पॉलिसी का टारगेट 2030 तक 35 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना है, जिसमें 70,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होगी। सीनियर सिटीजन हाउसिंग के लिए स्टैम्प ड्यूटी केवल और केवल 1,000 रुपये कर दी गई है, जो पहले 5 से 7% थी। ये सीनियर सिटीजन जो है उनके लिए एक वाकई में बड़ी खबर है। और अफोर्डेबल हाउसिंग चूंकि आज सबके लिए डिमांड है, और अगर गवर्नमेंट अफोर्डेबल हाउसिंग बनाए तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है, क्योंकि डेवलपर्स तो अफोर्डेबल हाउसिंग हम बनाना नहीं चाहते। तो यहाँ गवर्नमेंट अगर बना रही है और 70,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, तो 35 लाख अफोर्डेबल हाउसिंग वाकई में एक आम आदमी तक अफोर्डेबल हाउसिंग पहुँच पाएगा। तो मेरा एनालिसिस ये है कि ये 18 साल के बाद हाउसिंग पॉलिसी महाराष्ट्र के रियल एस्टेट सेक्टर को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर सकती है। रेंट टू ओन मॉडल और सेल्फ डेवलपमेंट के लिए 2,000 करोड़ का एलोकेशन इनोवेटिव अप्रोच दिखाता है कि गवर्नमेंट की इंटेंशन है कि आम आदमी को घर मिले। तीसरी बड़ी खबर, लग्जरी हाउसिंग सेल्स की दिल्ली एनसीआर में स्पेकुलेटर ग्रोथ। H1 2025 में दिल्ली एनसीआर में लग्जरी हाउसिंग सेल्स करीब 8.5% बढ़ के 5168 यूनिट्स तक पहुंच गई थी। गुड़गांव ने 91% मार्केट शेयर कैप्चर किया है, जिसमें साउदर्न पेरीफेरल रोड मतलब SPR और द्वारका एक्सप्रेसवे कॉरिडोर को 61% कंट्रीब्यूशन मिलता है। टोटल सेल्स में लग्जरी होम का शेयर 27% तक पहुंच गया है। इसमें मेरा एनालिसिस कहता है कि प्रीमियम इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीशन और राइजिंग डिस्पोजेबल इनकम लग्जरी सेगमेंट को ड्राइव कर रहे हैं।
इससे साफ पता चलता है कि मार्केट में क्लियर पोलराइजेशन हो रही है। लग्जरी बूम और अफोर्डेबल क्राइसिस दोनों साथ साथ हो रहे हैं। सिर्फ लग्जरी बन रहे हैं लेकिन अफोर्डेबल नहीं बन रहे हैं। ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। कोई भी डेवलपर, चूंकि लैंड कॉस्ट इतनी ऊपर चली गई है, उस कॉस्ट के ऊपर गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किए गए रेट के ऊपर अफोर्डेबल हाउसिंग बनाना मुश्किल दिख रहा है। लेकिन अल्टीमेटली आम आदमी जो घर लेना चाहता है उसकी अप्रोच से घर दूर होता जा रहा है। चौथी बड़ी खबर, हाउसिंग प्राइस इंडेक्स में स्टेबलाइजेशन के साइन। जी हाँ, मार्च 2025 में 13 मेजर सिटीज़ का हाउसिंग प्राइस इंडेक्स 132 तक पहुंच गया, जो कि एनुअल 8 पॉइंट इंक्रीज दिखा रहा है। खासकर दिल्ली एनसीआर में 42 पॉइंट जंप दिखा रहा है, जबकि बेंगलुरु में 29 पॉइंट राइज हो, और इसके साथ साथ दूसरे स्थानों पर भी ये कहीं ना कहीं बढ़ता दिख रहा है। तो यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1 BHK यूनिट की डिमांड 3 BHK से ज़्यादा बढ़ रही है। अब इसमें मेरा एक्सपर्ट एनालिसिस ये है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन के साइंस मिल रहे हैं, लेकिन प्रीमियम लोकेशंस में डिमांड प्रेशर अभी भी बना हुआ है। 1 BHK की डिमांड क्लियरली ये बताती है कि अफोर्डेबल कंस्ट्रेंट्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और मिडिल क्लास के लिए वार्निंग बेल है ये। यहाँ मिडिल क्लास को घर मिलना मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए वो छोटे अपार्टमेंट में भी काम चलाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। पांचवी बड़ी खबर, यूपी गवर्नमेंट की को डेवलपर पॉलिसी का रेवोल्यूशनरी इम्पैक्ट। नोएडा अथॉरिटी ने रुके हुए प्रोजेक्ट, स्टॉल प्रोजेक्ट्स के लिए को डेवलपर अप्रूव कर दिया है। निम्बस प्रोजेक्ट ने सनवर्ल्ड अरिस्ता प्रोजेक्ट में 80 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके रिवाइवल शुरू कर दिया। 25% अपफ्रंट पेमेंट के साथ प्रोजेक्ट रेगुलराइज हो जाएंगे और रेरा अप्रूवल मिल जाएगी। यहाँ मेरा एनालिसिस ये कहता है कि ये पॉलिसी NCLT प्रोसीडिंग से कहीं फास्टर सॉल्यूशन है, क्योंकि एक बार अगर NCLT में प्रोजेक्ट चला गया तो उसमें ना डेवलपर का भला होता है ना बायर का भला होता है। मैं ये कई सालों से देख रहा हूँ कितने लोग NCLT के जाल में फंसे हुए हैं, और कहीं ना कहीं बायर के हाथ कुछ नहीं लग रहा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव पॉइंट मुझे उसमें दिखता है कि लैंड के प्राइजेस बढ़ रहे हैं, लेकिन जिसको घर चाहिए वो लैंड प्राइजेस बढ़ के भी क्या करेगा। तो जो इन्वेस्टर है उनके लिए तो ठीक है, प्रोजेक्ट रुका हुआ है, बाद में कोई ना कोई आके टेक ओवर करेगा, क्योंकि लैंड प्राइजेस काफ़ी ऊपर चले जाएंगे। लेकिन जिसे रहना है, जिसने रहने के लिए लिया, वो छत से दूर होता जा रहा है। बहुत सारे स्टक होम बायर्स को महीनों से पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। तो गवर्नमेंट का को डेवलपर का जो ये ऑप्शन है, इससे बहुत सारे लोगों को पोजीशन मिल सकता है, और वो भी कुछ ही सालों में। ये मॉडल अन्य स्टेट्स के लिए भी एक बेंचमार्क बन सकता है। मुझे लगता है ऐसे और स्टेट्स को भी इस टाइप की पॉलिसी को अपनाना चाहिए। छठी बड़ी खबर है प्रॉपटेक रेवोल्यूशन की गांधीनगर एक्सपो। अगस्त 2025 में गांधीनगर में इंडिया का पहला प्रॉपटेक एक्सपो हो रहा है। AI पावर्ड प्रॉपर्टी सर्च, ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन, VR टूर्स और IoT अनेबल्ड स्मार्ट जैसी कटिंग एज टेक्नोलॉजी शोकेस होंगी। 30 से ज़्यादा टॉप प्रॉपटेक कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, और यहाँ मेरा एक्सपर्ट एनालिसिस कहता है ये एक्सपो इंडियन रियल एस्टेट की डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी का माइलस्टोन है। प्रॉपटेक मार्केट 2030 तक $100 बिलियन तक पहुँचने का पोटेंशियल है, और ये एक्सपो इसकी शुरुआत हो सकती है। 7th इंपॉर्टेंट खबर यह है कि होम लोन रेट्स में कम्पिटिटिव वॉर शुरू हो गया है। अगस्त 2025 में होम लोन रेट्स में सिग्निफिकेंट कंपटीशन देखने को मिल रहा है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस 7.35% के साथ सबसे कम रेट ऑफर कर रहा है, जबकि ICICI बैंक 7.70% और HDFC बैंक 7.90% पर है। RBI के रेपो रेट होल्ड के बावजूद बैंक अपने रेट रिड्यूस कर रहे हैं। यहाँ मेरा एक्सपर्ट एनालिसिस ये है कि बैंकिंग सेक्टर में लिक्विडिटी सरप्लस और कंपटीशन के कारण रेट प्रेशर में है। फेस्टिवल सीजन में ये ट्रेंड होम बायर्स के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और वो भी फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए। आठवीं बड़ी खबर, NPA रिडक्शन में हिस्टोरिकल अचीवमेंट। जी हाँ, गवर्नमेंट डाटा के अनुसार पब्लिक सेक्टर बैंक ने ग्रॉस NPA मार्च 2021 के 9.11% से घटकर मार्च 2025 में 2.58% तक आ गया है। अमाउंट टर्म्स में 6.17 लाख करोड़ से घटकर 2.8 करोड़ तक की कमी आई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑक्शन से रिकवरी प्रोसेस में बहुत तेजी आई है। यहाँ मेरा एनालिसिस है कि IBC फ्रेमवर्क और अर्ली डिटेक्शन सिस्टम की सक्सेस स्टोरी है ये।
बैंकिंग सेक्टर की हेल्थ इंप्रूव होने से क्रेडिट फ्लो बढ़ेगा और रियल एस्टेट फाइनेंसिंग ईजियर हो जाएगा। 9वीं बड़ी खबर, जीएसटी अमेंडमेंट 2025 का रियल एस्टेट पे इम्पैक्ट। अप्रैल 2025 में जीएसटी में मेजर अमेंडमेंट्स आए हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट कंप्लीटली डिसअलाउ हो गया है, जिससे डेवलपर की कॉस्ट बढ़ गई है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज पर अभी भी 1% अफोर्डेबल और 5% स्टैंडर्ड जीएसटी लग रहा है, लेकिन डेवलपर्स को आईटी बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं। एक्सपर्ट एनालिसिस यह है, ये अमेंडमेंट डेवलपर्स के लिए सेटबैक है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इससे बढ़ती है। इवेंचुअली ये कॉस्ट बायर्स पर पास होगी, जिससे प्रॉपर्टी प्राइजेस में अपवर्ड प्रेशर आएगा। 10वीं बड़ी खबर, टाटा हाउसिंग की मार्केट में री एंट्री स्ट्रेटजी। टाटा हाउसिंग ने अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट में सिग्निफिकेंट मूव दिखाया है। गुरुग्राम गेटवे प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो गया है, जबकि प्रीमंती और वैल्यू होम्स प्रोजेक्ट में अभी भी स्ट्रांग डिमांड दिख रही है। टाटा हाउसिंग अपॉर्चुनिटी फंड भी मार्केट में एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहा है। एक्सपर्ट एनालिसिस मेरा ये है, टाटा जैसे एस्टैब्लिश ब्रांड का एग्रेसिव री एंट्री मार्केट कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। क्वालिटी कंस्ट्रक्शन और ब्रांड ट्रस्ट के साथ प्रीमियम सेगमेंट में कंपटीशन बढ़ेगा, जो अल्टीमेटली कंज्यूमर के फायदे में है। तो दोस्तों, ये थी पिछले 10 दिनों की 10 बड़ी रियल एस्टेट की खबरें और साथ में मेरा एक्सपर्ट एनालिसिस। तो ये क्लियर ट्रेंड दिख रहे हैं कि लग्जरी सेक्टर में बूम, टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, एक्सेलरेटिंग रेगुलेटरी क्लैरिटी इंप्रूव हो रही है, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग क्राइसिस गहरा रही है, वो बढ़ रही है, मतलब क्राइसिस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो पॉलिसी सपोर्ट मिल रही है रुके हुए प्रोजेक्ट्स को, लेकिन मिडिल क्लास के लिए चैलेंजेस भी बढ़ रहे हैं। तो यहाँ मेरा कहना है कि गवर्नमेंट लेवल पर पॉजिटिव इनिशिएटिव्स तो हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बढ़ रहा है, फाइनेंसिंग कॉस्ट रिजनेबल है, लेकिन अफोर्डेबिलिटी गैप वाइडनिंग हो रहा है। प्रीमियम सेगमेंट में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन एंट्री बैरियर हाई है। अगर आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो करंट मार्केट डायनामिक्स को समझकर डिसीजन लें। लग्जरी सेगमेंट में ग्रोथ है, लेकिन मास मार्केट सेगमेंट में चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट स्कीम को डेवलपर पॉलिसी से स्टक प्रोजेक्ट्स में अपॉर्चुनिटी आ सकती हैं। आपको कौन सी खबर और उसकी पड़ताल इंटरेस्टिंग लगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि आप हर खबर और उसका एनालिसिस मिस ना करें। अगली वीडियो में आपको एक और एनालिसिस देंगे। अगर ऐसी एनालिसिस आपको चाहिए तो जैसा मैंने बताया, सब्सक्राइब करें और आप तक सारी एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचती रहेगी। नमस्कार और जय हिंद।